कैन टेक डंकी इनटू द रिवर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। ये बड़ी परफेक्ट फिट आती है जो हमारे रिसेंटली जो मुज़ाकरात हुई हैं, और इसमें से डंकी कौन है? जो ऑप्रेसर है, जो ऑप्रेस करने वाला है, और वो कौन है? वो अमेरिका है। तो पाकिस्तान ने इतनी हद तक तो कोशिश की और कुछ आलमी पावरों ने कि वो उसको मेज़ तक तो ले आए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आगे जो मुज़ाकरात हैं उसमें से ऐसी ऐसी शिकें निकल के सामने आई हैं कि वो उसको फोर्स नहीं कर सके कि वो इस सीज़ फायर को या इस जंग बंदी को परमानेंटली बंद कर सकें। बहुत ही बदकिस्मती है दुनिया के अमन के लिए, और स्पेशली जो कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और वो कंट्रीज़ जिनकी इकॉनमीज़ जो हैं वो बड़ी वॉलेटाइल सी हैं, वो इस सारे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जिनमें से हम भी एक हैं। अब हमने जो जिस तरह पहले बात की थी कि इसमें से कुछ शिकें जो हैं वो तो बड़ी ऑब्वियस है कि वो सामने आएंगी कि आपने अफज़ुदा जो यूरेनियम है वो वापस करनी है, आप जोरी जो हथियार हैं वो नहीं बना सकते, एंड दैट बिकॉज ऑफ दी थ्रेट टू इसराइल। क्योंकि अभी इस सारे सिनेरियो को, इस जंग को जो ऑपरेट करने वाला है, जो चलाने वाला है, वो इसराइल फ्रंट लाइन पे है, और अमेरिका शायद ऐसा समझ आ रहा है कि वो उसका बगल बच्चा बना हुआ है, कि वो उसके लिए फ़ाइट कर रहा है, जिस वजह से पूरी दुनिया इस क्राइसिस का शिकार है। और इसराइल के अंदर जो लॉबी इस टाइम काम कर रही है, उसका काम ही ये है कि पूरी दुनिया को अमन से नहीं रहने देना, क्योंकि ख़ुद को उनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता उसकी कंट्री को, बिकॉज़ नो डाउट वो टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, इकॉनमी उनकी अच्छी है, जिस वजह से वो खुद शायद इतना इफेक्ट नहीं होते हैं जितना कि बाकी जो दुनिया है वो इफेक्ट हो रही है, और उसमें से जो उसकी बड़ी पावर अमेरिका खुद भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्टिव है। अब जब जिस तरह हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बात की थी कि इस सारे सिनेरियो के अंदर ईरान के पास जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ल में एक नई चीज़ आई है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। तो अमेरिका ने उसकी भी शिक अपने सामने रख दी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जो पेट्रोलिंग होगी वो अमेरिका और ईरान मिल के करेंगे, और इसी तरह उसकी जो टूल प्राइस होगी वो भी एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई इंसान जो है वो जॉब करता है अपने लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए, और पड़ोसी उठ के ये कहे कि आपकी जो इकॉनमी है उसके अंदर हाफ शेयर मेरा भी होगा, क्योंकि आपका घर मेरे घर के साथ है। तो ये एक बड़ी बेतुकी सी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम जो है वो इस बेस पे हम पेट्रोलिंग करेंगे, एक जॉइंट पेट्रोलिंग होगी, और यहाँ पे सुरंगें हैं और दुनिया का जो पीस है उसको ख़तरा है, तो इस वजह से पेट्रोलिंग जॉइन हो। क्योंकि अमेरिका, इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अमेरिका इस खित्ते के अंदर अपनी जो हेजमनी है उसको कायम रखना चाहता है, एक, और दूसरा मिडल ईस्ट के ऊपर एक आय रखना चाहता है, और स्पेशली रशिया और चाइना को किसी न किसी फॉर्म में वो कर्टेल करना चाहता है। क्योंकि इस जंग के बाद सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुई हैं वो मिडल ईस्टर्न, वो अरब कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा तकिया किए बैठे थे कि अमेरिका आएगा उनको इतने दूर से बचाने के लिए। तो अब वो तो ख्वाब उनका पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से अमेरिका की जो अपनी एक एतमाद था वो बहुत ज़्यादा अरबों से ख़त्म हुआ है। तो अब वो उस चीज़ को बहाल करने के लिए और अपने यहाँ पे जो आय है उसको रखने के लिए वो ये शिक जो है वो सामने लेके आया। लेकिन इस शिक के पूरा होने की किसी भी सूरत में चांस नज़र नहीं आ रहा है, जिस वजह से मुज़ाकरात जो हैं वो ज़्यादातर कहा जा रहा है कि डेडलॉक का शिकार है। एक ये, और दूसरा जो लेबनान का केस है। पहले हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम लेबनान पे जाएंगे कि लेबनान पे ईरान जो है वो क्यों अपना जो एक उसका जो है कि वो लेबनान को हर सूरत में प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे अमेरिका आके बैठ जाएगा तो मीन्स वो डायरेक्टली रशिया और चाइना पे आके बैठ गया है। इसको ईरान से ज़्यादा चाइनीज़ किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और नो डाउट ईरान जो है वो चाइना का बहुत करीबी अलाय है, और उनके 25 से 30 साल के लिए बहुत ज़्यादा उनकी जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड पार्टनरशिप है, तो वो किसी भी सूरत में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो डेडलॉक है ये शायद बरकरार भी रहे, और ऐसा नज़र आ रहा है कि इसी बेसिस पे ये मुज़ाकरात शायद फेल भी हो जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे कि लेबनान के लिए जो ईरान का एक स्टैंड है वो क्यों है। क्योंकि इसराइल बहुत सारे जो उसके साथ वाले कंट्रीज़ हैं उनको कोलैप्स कर चुका है, अब पीछे बचा है लेबनान। लेबनान के अंदर ईरान के जो हिजबुल्लाह उसके जो अलाय हैं और जो हमास उसके अलाय हैं, अगर ईरान उनको छोड़ देगा तो फिर ईरान के साथ खड़ा होने के लिए एक तो पावर कम रह जाएंगी, और दूसरा ये जो पावर्स हैं ये किसी दूसरे रास्ते से इसराइल को कर्टेल करने के लिए ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ कि इसराइल अपने जो अलाइज़ हैं हिजबुल्लाह और हमास की फार्म में उनको ये श्योरिटी भी दे रहा है कि हम मुज़ाकरात में अपने से ज़्यादा आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सामने रख के मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, जिस वजह से लेबनान वाला जो केस है वो सीज़ फायर से भी किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। आल दो कल की जो डेट है अमेरिका में लेबनान और इसराइल के डायरेक्ट आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं,
अल्लाह करे कि उसका कुछ पॉजिटिव जो उसकी पेश रफ्त है वो निकले और किसी ना किसी फॉर्म में हम किसी जो पीस है उसकी तरफ लेके आएँ, दुनिया को भी और इन कंट्रीज़ को भी। अब इस सारे जो अगर इस सारी चीज़ के बाद अगर हम फ्यूचर देखें तो फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक है इसराइल की वजह से। अगर इसराइल चाहेगा कि इस जंग बंदी को होना चाहिए, पीस होना चाहिए, तो तभी ही पीस होगा, जो कि वो किसी सूरत में भी नहीं चाहता। और अगर हम रिसेंट ट्रम्प साहब की जो कल की उनकी ट्वीट है उसको देखें तो इससे भी यही नज़र आ रहा है कि ये इसराइल की तरफ से उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और शायद ये जो जंग बंदी है ये 21 अप्रैल के बाद आगे कायम ना रह सके। और इसराइल खुद भी ईरान को एक थ्रेट समझता है, जिस तरीके से उसने रिसेंटली उनके ऊपर रिटेलिएशन की है, तो मजबूत जो ईरान है वो इसराइल को किसी सूरत भी एक्सेप्टेड नहीं है। अब अगर हम इसके बाद जो पॉजिटिव चीज़ें सामने नज़र आई हैं वो है पाकिस्तान का रोल, और पाकिस्तान के रोल में जो अब पाकिस्तान को एतमाद मिल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और स्पेशली सऊदीया के अंदर। नो डाउट यूएई के साथ कुछ ना कुछ जो है वो क्लैशेस चल रहे हैं, लेकिन परमानेंट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो यूएई से आल दो कुछ जो है वो दूरियां नज़र आ रही हैं, लेकिन सऊदीया और कतर के साथ हमारे जो आपस में जो रिलेशन है वो बड़े कॉर्डियल हो गए हैं, वो बड़े अच्छे हो गए हैं। और जो यूएई ने हमसे रकम वापस मांगी थी वो सऊदीया और कतर की तरफ से हमें रिटर्न बैक मिल रही है। तो अगर हम पाकिस्तान का फ्यूचर देखें तो हमें अपना जो फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक ब्राइट नज़र आ रहा है, अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से खेलें तो नो डाउट हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही ताबनाक होगा। अब देखते हैं कि अगले चंद दिनों में, क्योंकि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात ऐसा नहीं होता कि वो पहली ही सेटिंग में सारे कामयाब हो जाते हैं। अगर हम 1990 से देख लें, 1990 से लेकर 2025 तक 2000 से ज़्यादा पीस अकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्या उन पीस अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं। अगर हम रिसेंटली 2025 का पीस अकॉर्ड देखें जो कि इसराइल और गज़ा के दरमियान हुआ, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ईरान भी अभी यही चाहता है कि इस पीस अकॉर्ड पे यूएन की जो है वो स्टैंप होनी चाहिए, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका पे हम 2 दफ़ा एतमाद कर चुके हैं और दोनों ही दफ़ा हमें धोखा मिला है, तो क्या ऐसा होगा कि इस दफ़ा हमें धोखा नहीं मिलेगा। तो उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इसको यूएन के एक कवर लेटर के अंदर लेके आना चाहिए ताकि हमें अमेरिका पे भी एतमाद बहाल रहे। अब जो सिनेरियो सामने नज़र आएगा वो तो अगले 1 वीक 2 वीक के अंदर ही नज़र आएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आने वाले टाइम में ये जो बड़ी पावरें हैं ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अब दुनिया किसी भी वर्ल्ड वार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर हम उसको कंपेयर करें वर्ल्ड वार 1-2 से और अब के हथियारों से, तो उस टाइम जो एटमी हथियार थे वो 1 से 2 कंट्रीज़ के पास थे। अब उनकी जो एक तो परसेंटेज है, जो कैपेसिटी है वो कई गुना ज़्यादा है, और दूसरा बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो एटॉमिक बॉम्ब्स रखते हैं। तो दुनिया जो है वो किसी बड़ी वार के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो हम अपने जो इस व्लॉग को, इस टॉपिक को इस अच्छे नोट पे क्लोज़ करते हैं कि ये जो सारे कंट्रीज़ हैं ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि पीस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन, और उसकी तरफ ही सारे टेबल पे लेके आएँ, क्योंकि टेबल पे तो आना ही आना है। वो भले आज आएँ, वो भले साल के बाद लड़ के आएँ, क्योंकि अगर हम अमेरिका और अफ़गानिस्तान की भी बात करें तो वो भी 10-15 साल लड़ने के बाद दोबारा एंड पे टेबल पे ही आए थे। तो टेबल पे तो आना ही है, तो क्यों ना उसको जल्दी टेबल पे लेके उसका सोल्यूशन निकाला जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।